नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान प्रदीप कुमार सिंह काजल एडवोकेट जी मौजूद हैं और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे ही कानूनी जानकारी चाहेंगे और मेरा आपसे निवेदन है कि कानूनी जानकारी आप प्रस्तुत करें। जी हाँ, श्री राजेंद्र अग्निहोत्री जी, जैसा कि आपने प्रस्तावित किया जी, आज का जिस विषय पे हम करने जा रहे हैं जी, वो हमारा विषय है कि किस प्रकार किसी संक्रमणीय भूमिधर खातेदार की कृषि भूमि जी में किन कारणों से और किस तरीके से वो अपनी कृषि योग्य भूमि को अकृषिक घोषित करा सकता है जी। जो जैसा कि हमारी भूमि विधियों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम में धारा 143 में कृषि योग्य भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करने के प्राविधान थे जी, किंतु जो हमारी वर्तमान में भू राजस्व अधिनियम 2006 जो भू राजस्व संहिता के धारा 80(1) में इस संक्रमणीय भूमिधर किस प्रकार अपनी भूमि को जो है अकृषिक भूमि घोषित करा सकता है तथा वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कृषि योग्य भूमि अकृषिक भूमि हो सकती है या हो जाती है जी। तो इसमें धारा 80(1) भू राजस्व संहिता में ये प्राविधान किया गया है कि उप जिलाधिकारी उस क्षेत्र का उप जिलाधिकारी अथवा एसडीएम जो है उस क्षेत्र में अपनी स्वप्रेरणा से अथवा कृषिक भूमिधर जो है जो संक्रमणीय भूमिधर है उसके आवेदन पर उसकी भूमि को अकृषिक घोषित कर सकता है। उसके लिए 3 कारण होते हैं कि कृषि भूमि जिस पर खेती की जा रही है वो कृषि भूमि यदि नंबर 1 औद्योगिक, नंबर 2 वाणिज्यिक, नंबर 3 आवासीय। यदि औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल यानी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा आवासीय उपयोग में लाई जा रही है तो उस भूमि का भूधारक जो है संक्रमणीय भूमिधर वो अपनी भूमि को उप जिलाधिकारी के न्यायालय में धारा 80(1) के तहत जो निहित प्राधिकृत है उस एक आवेदन पर प्रेस्क्राइब जो ऑर्डर है उसके आधार पर वो उसको उस जो है निश्चित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दे सकता है। उसके लिए उसे जो प्रारूप है उसमें अपना नाम, भूमि का गाटा नंबर, गांव कहाँ जमीन स्थित है, क्षेत्रफल है तो वो पूरा क्षेत्रफल कृषि योग्य नहीं रह गया है उसे उनका सारा विवरण दे तथा उस भूमि का खतौनी की नकल व खसरे की नकल साथ में दाखिल करे। उसी के साथ जी हाँ, आवेदन के साथ दाखिल करे। उसके उपरांत उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जब उसमें प्रविष्ट पर इंडोर्स कर दिया जाता है तो वो प्रपत्र जो है लेखपाल और कानूनगो के पास आ जाता है। लेखपाल उस जमीन की अपनी आख्या देगा। उस आख्या को जो राजस्व निरीक्षक या कानूनगो है वो उस आख्या की पुष्टि करते हुए पूरा विवरण देगा और पुनः वो पत्रावली उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जाएगी। उसमें उप जिलाधिकारी महोदय यदि उस आख्या से और उस प्रार्थना आवेदन से संतुष्ट हैं तो 45 दिन के अंदर आवेदन के 45 दिन के अंदर या तो उस प्रार्थना पत्र से संतुष्ट हैं तो उसे स्वीकृत करेंगे अथवा अस्वीकार कर देंगे। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि पहले से कोई परती भूमि या चहर दीवारी की भूमि के नाम चहर दीवारी से खींची हुई भूमि अगर है तो वो औद्योगिक या आवासीय नहीं होगी। अगर औद्योगिक है तो उस भूमि पर कोई उद्योग धंधे
ऐसा प्रारूप बन चुका हो कि औद्योगिक कार्य शुरू हो चुका हो उसी में। यदि यदि वाणिज्यिक है तो वाणिज्यिक उद्देश्य से है तो उस पे वाणिज्य यानी खरीद फरोख्त का कोई वो चल रहा हो, जिससे कार्य चल रहा हो, ये दिखाना उसमें आवश्यक है। यदि केवल कोई जमीन को चारों तरफ से बाउंड्री करके और परती जमीन दिखा होए, उस पे कोई निर्माण नहीं है, कोई उद्योग नहीं है या कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं है, तो वो प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाए। आवेदन से पहले जी हाँ, उसकी बाउंड्री करा करके, यदि कितनी बाउंड्री है, बाउंड्री पूरे भूभाग पर हो, अथवा का जितने भूभाग पर होगा उतनी ही भूमि जो है वो गैर कृषिक होगी। इसमें एक चीज का और है कि यदि कोई खाता सह खातेदारों का है और 4 लोग उस भूमि पर, एक सपोज कीजिए एक गाटा संख्या है और उस गाटा के 4 भाई भूधारक हैं, तो जब तक चारों राजी न हो, चारों का प्रार्थना पत्र एक में दस्तखत न हो, तब तक वो भूमि मतलब आकर्षित नहीं घोषित की जाएगी। और अन्यथा उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ बंटवारे का मुकदमा डाल करके अगर एक भाई ही, एक व्यक्ति ही कर रहा है तो वो अपना हिस्सा अलग करा ले, पहले और बंटवारा करके धारा 116 के तहत बंटवारा कराए, उसके बाद बंटवारे की कुरेबंदी कराए, उसके बाद जब उसकी जो है सीमा जो है विनिश्चित हो जाए, डिमार्केशन हो जाए, तब उसके बाद फिर वो व्यक्ति जो है आवेदन कर सकता है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा वैकेंट लैंड यानी खाली भूमि नहीं, बल्कि उस भूमि पर कोई निर्माण हो, जैसे कोई आवासीय निर्माण हो, उसमें कमरा बन रहा हो, आगे बनने की स्थिति हो, दीवारें उठ चुकी हो, तब उस पे जो है आख्या लेकर के भू राजस्व निरीक्षक की, तब उप जिलाधिकारी महोदय इसमें अगला कोई आदेश करते हैं। अब ये स्थिति तो उसके आवेदन की है। अब क्यों आवेदन करना चाहिए? कोई भी भूमि, आजकल एक चलन में चल रहा है कि लोग अपनी भूमि को उसमें बेचने की दृष्टि से साइट प्लान बना करके और उस भूखंड को बेचते रहते हैं, और वो भूमि दर्ज कागजात जो है वो संक्रमणीय भूमिधर के रूप में ही दर्ज रहती है। ऐसा होने पर आगे चल करके जो क्रेता है उसे परेशानी इस बात की आएगी कि जब तक वो भूमि 143 या 80 वन जो वर्तमान में है, उस 80 वन धारा के तहत वो जमीन अकृषिक या घोषित करके आवासीय भूखंड न बना हो, तो उस भूमि पर कहीं कोई बैंक उस भूधारक को या उस प्लाट के खरीदने वाले को ऋण नहीं दे सकती है, क्योंकि भूमि के कागज पर वो भूमि जो है वो जो है संक्रमणीय भूमिधर के रूप में ही दर्ज रहेगी। दूसरी चीज जो परेशानी आती है वो ये है कि यदि जो है वो भूखंड अलग नहीं हुआ है तो वो भूखंड कृषि भूमि ही घोषित होता रहेगा, आवासीय भूमि नहीं घोषित हो सकती है, और आवासीय भूमि पर ही बैंकें एडवांस या ऋण करती हैं। इसलिए जब 143 पूर्व की धारा तथा वर्तमान में 80 वन की धारा के तहत जब उप जिलाधिकारी महोदय उस भूमि को गैर कृषिक या अकृषिक घोषित कर देंगे तो उस भूमि, उस खतौनी पर एक आदेश दर्ज हो जाएगा कि उपरोक्त गाटे की भूमि संख्या फला जो है उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक इतने से आकर्षित घोषित हो चुकी है तथा वह आवासीय उद्देश्य से प्रयोग में लाई जा रही है। ऐसे भूखंड बिकने और खरीदने की वैधानिक प्रक्रिया सही है। अन्यथा यदि धारा 80 वन के तहत कोई भी खातेदार अपनी भूमि को आकर्षित घोषित बिना कराए और उसे बेच रहा है तो वो उसी के नाम चलती रहेगी। वो गलत है। हाँ, वो गलत है, वो प्राविधान के तहत नहीं। लेकिन ये है निर्माण जब होने लगे तब एक प्रार्थना पत्र दे करके मौके का जो है साइट प्लान दे करके उसका सर्वे और आख्या तैयार करवा करके विधिवत अगर वो जमीन उन लोगों के नाम बैनामे के आधार पर भर दी जाती है तो सर्वप्रथम उसे
गैर आवासीय घोषित हो। इसी प्रकार यदि तीन स्थितियां होती हैं, एक औद्योगिक, एक वाणिज्यिक और एक आवासीय। तो यही औद्योगिक की कोई अपनी खेती की भूमि पर कोई उद्योग खड़ा कर दे या कोई औद्योगिक इकाई खड़ी कर दे, तो उस औद्योगिक इकाई के खड़े होने पर उस औद्योगिक इकाई के निर्माण के की शुरुआत में वो इसे दिखा दे कि हम इसके लिए जो है भूमि को आकर्षित कराएंगे, अन्यथा उस उद्योग को कृषि भूमि के नाम से आगे दर्ज होने में परेशानी आएगी। इसलिए औद्योगिक इकाई हो या व्यवसायिक इकाई हो अथवा जो है वाणिज्यिक इकाई हो, व्यवसायिक इकाई हो या आवासीय उद्देश्य से जो भी भूमि को अपनी कृषि भूमि को जब तक अकृषित उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से घोषित नहीं करा लेता है तब तक वो भूमि कृषि की भूमि मानी जाएगी। इसमें प्रार्थना पत्र देने पर कानून गो लेखपाल की रिपोर्ट आदि लगती है तथा उसे अपना शपथ पत्र प्रेषित करना पड़ता है। इसमें एक छूट और विधिक जो कोर्ट फीस है और उसमें कुल मालियत का जितने की उस जमीन की जो जिलाधिकारी की सूची के अनुसार जो मालियत बनेगी उस मालियत का 1% जो है स्टाम्प ड्यूटी के रूप में तथा 1% जो है वो शुल्क के रूप में कानून गो लेखपाल आदि का वो चालान के द्वारा जमा करा जाएगा तथा 1% जो कोर्ट फीस है वो कोर्ट फीस का स्टाम्प दिया जाएगा। ये न्यायालय में 2% ये दे करके तब वो करा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज की छूट रहती है कि कृषि भूधारक जो है जो खातेदार है यदि उसमें उसने अपना मकान निजी मकान अपने रहने के लिए बनाया है तो उसे अकृषित कराने में उसे कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होगी। अगर वो अपने आवासीय उद्देश्य के लिए ले रहा है, अपने आवासीय उद्देश्य में अगर वो उसे बदल लेता है तो कोर्ट फीस नहीं देनी होगी। लेकिन यदि वो उसे रेजिडेंशियल प्लाटिंग के लिए व्यवसाय की दृष्टि से उसे कर रहा है तब उसे कराने में 2% की कोर्ट फीस और शुल्क के रूप में उसे स्टाम्प शुल्क और कोर्ट फीस दोनों अदा करना होगा। और आवेदन से पहले उस भूमि पर जो है दीवार आदि आवेदन से पूर्व दीवार बनी हो, कुछ निर्माण हुआ हो, कुछ निर्माण हो, वैकेंट लैंड या परती जमीन जो है खाली जमीन जो है उसको जो है आकर्षित नहीं घोषित किया जाएगा। अच्छा, इससे जैसे हमने आवेदन कर दिया तो कितने दिन और रिपोर्टें भी लग गए तो कितना समय लगता है इसमें? नहीं, वो जिस दिन प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसमें पहले ऐसी कोई नहीं समय निश्चित था, लेकिन जब से ये राजस्व संहिता बनी है तो उसके नियमानुसार 45 दिन के अंदर उप जिलाधिकारी महोदय उन रिपोर्टों को प्राप्त करके और उस पर अपना आदेश पारित करेंगे। चाहे उसे खारिज करें यदि आवेदन विहित रीति से नहीं है अथवा वे अगर संतुष्ट हैं इस बात से तो उन्हें उसका इसमें एक बिंदु जैसे हमने बीच में भी आपसे बताया कि स्वयं के लिए अगर रेजिडेंशियल पर्पज से ले रहे हैं तो उसकी कोर्ट फीस नहीं पड़ेगी। दूसरे अगर उसमें कोई उद्योग धंधा औद्योगिक उद्देश्य के लिए या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है तो उसमें उप जिलाधिकारी द्वारा यह भी देखा जाएगा उसके उप नियम 4 में कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि उस उद्योग से कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रहा हो या प्रदूषण अथवा अन्य कोई बाधा आ रही है तो वो प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत कर देंगे। अपनी रिपोर्ट में कानून गो जो राजस्व निरीक्षक है वो ये भी देगा कि अगर इस पे ये उद्योग लगाया जा रहा है तो इस उद्योग से वहां पर कोई परेशानी नहीं भंग होगी तथा जन साधारण के स्वास्थ्य या प्रदूषण ऐसी कोई चीज नहीं होगी। इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखते हुए ही भू राजस्व की धारा जो है 80(1) के तहत मतलब अब 143 न माने। जी हाँ, पहले जब उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम था तब उसकी धारा 143 थी। 2015 में जब से राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता लागू हो गई, भू राजस्व अधिनियम तथा जमींदारी अधिनियम दोनों जब निरस्त कर दिए गए उसकी जगह एक एक्ट
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता बना, तब से वो धारा 80(1) में आ गया। 143 हम इसको 80(1) जी हाँ धारा 80(1). बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप आए और भविष्य में भी इस कार्यक्रम में अगर आवश्यकता पड़ती है आपकी तो हम आप तक निवेदन अपना पहुंचाएंगे और आशा है इस कार्यक्रम में आप आते रहेंगे। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।